QKIS कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स साइंस एनसीईआरटी क्लास 11 का दूसरा चैप्टर देखेंगे, सरल रेखा में गति। इसमें हम त्वरण की परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा सबको देखेंगे। ये चैप्टर छोटा है तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, सरल रेखा में गति। ठीक है, ये भी फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये छोटा टॉपिक है, तो इससे जुड़े हुए चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। लिखा हुआ है आपका कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। कोई भी वस्तु हो उसमें गति होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे वो अप्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति के कुछ उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, निद्रावस्था में भी हमारे फेफड़ों में वायु का प्रवेश और निष्कासन, हमारी धमनियों और शिराओं में जो है रुधिर या जो है ब्लड का संचरण होता रहता है। वो भी एक क्या है, एक गति है। हम पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को तथा बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं। मोटर्स गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते देखते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपनी जो है अक्ष के परितः घूर्णन करती है तथा वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य अपने चारों ओर सहित हमारी आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में जो है विचरण करता है तथा जो स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में गति करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सब में कहीं न कहीं गतियां होती हैं। इस प्रकार समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो याद रखना, वस्तु के समय के सापेक्ष अगर देखा जाए तो वस्तु की जो स्थिति होती है, जो उनमें परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है, इस अध्याय में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें वेग तथा त्वरण की धारणा को समझना होगा। इस अध्याय में हम अपना अध्ययन वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदेश गति तक ही सीमित रखेंगे। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति भी कहते हैं। एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के लिए कुछ सरल समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अंततः गति की जो है आपेक्षित प्रकृति को समझने के लिए हम आपेक्षित गति की धारणा प्रस्तुत करेंगे। तो सरल रेखीय गति कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, उन्हीं के बारे में ये चैप्टर में बताया गया। चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में हम सभी गतिमान वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर बिंदु रूप में निरूपित करेंगे। यह सन्निकट तब तक मान्य होगा जब तक वस्तु का आकार निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। वास्तविक जीवन में बहुत सी स्थितियों में वस्तुओं के माप साइज की अपेक्षा की जाती है। मतलब साइज क्या होता है, ठीक है, और बिना अधिक त्रुटि के उन्हें एक बिंदु वस्तु माना जाता है। शुद्ध गतिकी में हम वस्तु की गति के कारणों पर ध्यान न दे करके केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं। तो अगर हम शुद्ध गति के में देखा जाए तो हम कारणों को ना देख करके केवल उसकी गति का अध्ययन क्या करते हैं, हम करते हैं। आगे लिखा है, इस अध्याय और अगले अध्याय में विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है। इन गतियों के कारणों का अध्ययन हम 5वें अध्याय में और डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था वो हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन और आगे जो चैप्टर में 5वें चैप्टर में और विस्तार से चीज़ों को बताया गया है। अब हम बात करेंगे त्वरण की। तो लिखा है, सामान्यतः वस्तु की गति की अवधि में उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। जब कोई वस्तु की गति करती है तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वेग में हो रहे इस परिवर्तन को कैसे व्यक्त करें, ठीक है। तो याद रखना, जब कोई भी चीज वस्तु गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। कभी वो ज़्यादा होता है तो कभी वो कम होता है। वेग में हो रहे इस परिवर्तन को कैसे व्यक्त करें। वेग में हो रहे इस परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करना चाहिए या दूरी के सापेक्ष क्वेश्चन पूछा गया है। यह समस्या गैलीलियो के समय भी थी। गैलीलियो ने पहले सोचा कि वेग में हो रहे परिवर्तन की इस दर को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जा सकता है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले क्या किया, उसे दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया।
परंतु जब उन्होंने मुक्त रूप से गिरती हुई तथा जो है नत समतल पर गतिमान वस्तुओं की गति का विधिवत अध्ययन किया तो उन्हें पाया कि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर का मान मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए एक स्थिर रहता है। तो याद रखना, उन्होंने जो अंतर देखा कि जब कोई वस्तु गिरती है तो उसमें उसका वेग अलग होता है, जबकि दूरी के सापेक्ष वस्तु का वेग परिवर्तन स्थिर नहीं रहता है, वरन जैसे जैसे गिरती हुई वस्तु की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह मान घटता जाता है। बिल्कुल सही है। इस अध्याय में त्वरण की वर्तमान धारणा को जन्म दिया, जिसके अनुसार त्वरण को हम समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि हम त्वरण को कैसे परिभाषित करते हैं, तो समय के सापेक्ष जो है वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम त्वरण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो एक जो गतिमान होती है वस्तु वो कभी न कभी जो है क्या होती है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसे हम त्वरण नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को जो है परिभाषा के रूप में व्यक्त किया गया। आगे लिखा है, जब किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष बदलता है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। तो याद रखना, जब समय के सापेक्ष जो है बदलता है उसके वेग में, उसकी स्पीड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वेग में परिवर्तन तथा तत्संबंधित समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं, जिसे जो है कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ये सूत्र कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि त्वरण की परिभाषा कैसे यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ था मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, इसका सारांश देख लेते हैं। अब अगर हम सारांश में देखते हैं तो लिखा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिमान है। एक सरल रेखीय गति में वस्तु की स्थिति में को सुगमता से दृष्टिकोण से चुने गए किसी मूल बिंदु के सापेक्ष निर्दिष्ट किया जा सकता है। मूल बिंदु के दाईं ओर की स्थितियों को धनात्मक और बाईं ओर की स्थितियों को ऋणात्मक कहते हैं। बिल्कुल सही है। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी की लंबाई को पथ लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं। ये भी बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में एक है आपका, जब कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को जो है क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो गति असमान होती है। बिल्कुल सही है। विस्थापन की अवधि के समय अंतराल द्वारा विस्थापन को विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत वेग कहते हैं। ठीक है, तो औसत वेग किसे कहते हैं, ये परिभाषा भी हमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक छूट गया है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं। तो जो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। इसे जो है कैसे निरूपित किया गया है ये बताया गया है, जो है आपका डेल्टा द्वारा। और याद रखें ये जो है पथ लंबाई उन्हीं को दो बिंदुओं के बीच विस्थापन के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। तो ये सूत्र के रूप में उसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, एक है आपका जो है वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई और उसमें लगे समय अंतराल अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। किसी वस्तु की औसत चाल किसी दिए गए समय अंतराल में उसके औसत वेग के परिणाम के बराबर अथवा अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर जो है हम देखेंगे उसमें हम क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें खास करके जो है उसमें न्यूटन के वेग और विस्थापन के बारे में बताया गया। न्यूटन के 3 नियम कौन से थे उसके बारे में बताया गया, जो हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। ओके, थैंक यू।